25 जुलाई 2000 का वर्ष, पेरिस का शार्ल्स डे गॉल अंतर्राष्ट्रीय विमानक क्षेत्र, एक विशाल आधुनिक विमानन केंद्र, फ्रांसीसी विमानन का हृदय और यूरोप के सबसे व्यस्त विमानक क्षेत्रों में से एक। यहां से हर रोज दसियों हजारों यात्री दुनिया भर में अपनी मंजिल की ओर निकलते हैं और वार्षिक यात्री संख्या 50 लाख लोगों से अधिक होती है। इसके रनवे की लंबाई लगभग हर प्रकार के विमानों, क्षेत्रीय एयरलाइनरों से लेकर विशाल अंतर्महाद्वीपीय जंबो जेट्स तक को संभालने में सक्षम है। यहीं से आज एयर फ्रांस उड़ान 4590 के रवाना होने वाली थी। कॉनकॉर्ड सुपरसोनिक विमान, जिसे फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के संयुक्त प्रयासों से विकसित किया गया था और जो 1970 के दशक के अंत से नागरिक उड्डयन में तकनीकी प्रगति का प्रतीक बना हुआ है। कॉनकॉर्ड अटलांटिक महासागर को केवल 3.5 घंटे में पार कर सकता था, जो अपने आप में एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। ये लाइनर कोई साधारण यात्री विमान नहीं था। ये बिना अतिशयोक्ति के एक लेजेंडरी और अद्वितीय इंजीनियरिंग कला का उदाहरण है, जिसने अपने समय से आगे बढ़कर एक संपूर्ण युग का प्रतीक बन गया। कॉनकॉर्ड 18 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई तक चढ़ सकता था, जबकि अधिकांश यात्री विमान 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। इस ऊंचाई पर पहले से ही पृथ्वी की वक्रता दिखाई देने लगती है और आकाश अंतरिक्ष जैसा दिखने लगता है। लाइनर 2 मैक से अधिक की गति से उड़ सकता था, 2180 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ध्वनि की गति से 2 गुना तेज। ये अविश्वसनीय आंकड़े हैं। तुलना के लिए आधुनिक लाइनर लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ते हैं। कॉनकॉर्ड की क्षमताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए उसकी तुलना एक सैन्य विमान से करना पर्याप्त है। उदाहरण के लिए, एक चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-18 हॉर्नेट के साथ, जिसे अमेरिकी नौसेना द्वारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। F-18 की अधिकतम गति केवल 1.8 मैक या लगभग 1900 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचती थी। एक लड़ाकू विमान के लिए ये एक प्रभावशाली संकेतक है, लेकिन ये भी यात्री कॉनकॉर्ड से पीछे रह गया, जो स्थिर रूप से 2 मैक या 2180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बनाए रखने में सक्षम था। F-18 की व्यावहारिक उड़ान सीमा 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित थी। कॉनकॉर्ड तो नियमित रूप से इससे ऊपर 18 किलोमीटर तक उड़ सकता था। यानी यात्री लाइनर वहां उड़ता था जहां सैन्य विमान अपनी अधिकतम क्षमताओं की सीमा पर उड़ते थे। यही बात कॉनकॉर्ड को अद्वितीय बनाती थी। ये एक नागरिक विमान था जिसकी विशेषताएं सैन्य विमानन के बराबर थीं, लेकिन एक लड़ाकू विमान के विपरीत इसके कैबिन में दर्जनों यात्री, सामान और यहां तक कि बोर्ड पर कैवियार और शैंपेन भी होते थे। गति, ऊंचाई और नागरिक संचालन का यह संयोजन प्रभावशाली था। कॉनकॉर्ड केवल एक विमान नहीं था, ये विलासिता और कुलीनता का प्रतीक था। इसके बोर्ड पर अक्सर सेलिब्रिटी देखे जा सकते थे। राजकुमारी डायना और राजकुमार चार्ल्स, मिक जैगर और फिल कॉलिंस, एल्टन जॉन और यहाँ तक कि विश्व के राजनीतिज्ञ भी। उदाहरण के लिए जैक शिराक। ये एक प्रकार का चुनिंदा लोगों के लिए क्लब था और इस क्लब में प्रवेश की बाधा अविश्वसनीय रूप से महंगे टिकट थे। 90 के दशक में आज के हिसाब से एक तरफ का टिकट $20,000 से अधिक खर्च होता था। कई लोग सालों पैसे बचाते थे ताकि जीवन में कम से कम एक बार वो अनुभव ले सकें। ये एहसास कि 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचना ऐसे सैलून में जो शायद पूरी तरह से लग्जरी नहीं था, लेकिन जहां बगल की सीट पर कोई रॉक आइडल या हॉलीवुड स्टार बैठा हो सकता था। कॉनकॉर्ड ने न केवल गति बल्कि असामान्य अनुभव भी दिए। एक नारा था, हम पृथ्वी के घूमने से आगे निकल जाएंगे, और ये सच था। पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है और कॉनकॉर्ड 2180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता था। ये आधुनिक विमानों की गति से लगभग 3 गुना अधिक तेज है और अटलांटिक महासागर को 3.5 घंटे में पार करने की अनुमति देता है। यदि शाम को लंदन से उड़ान भरें और पश्चिम की ओर जाएं, तो यात्रियों को सूर्यास्त दिखाई देता और फिर उसे न्यूयॉर्क में फिर से देखते और न्यू ईयर को एक ही शाम में कई बार मना सकते थे।
कॉनकॉर्ड बिना अतिशयोक्ति के उस समय भविष्य से आया विमान था, यहाँ तक कि अब भी ये प्रशंसा और आश्चर्य पैदा करता है। वो सिर्फ एक सुंदर विमान नहीं था, वो एक वास्तविक इंजीनियरिंग सफलता थी जिसकी तुलना शायद स्टीव जॉब्स के पहले आईफोन से की जा सकती है। कॉनकॉर्ड के विकास में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को लगभग 2 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग का खर्च आया। ये राशि 60-70 के दशक के लिए खगोलीय थी। यदि इसे आज के पैसे में परिवर्तित किया जाए तो 2025 के लिए ये 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। ये परियोजना इसलिए भी अद्वितीय थी क्योंकि इसका निर्माण संयुक्त रूप से 2 देशों फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन द्वारा किया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक बन गया, लेकिन साथ ही एक भारी वित्तीय बोझ भी, जिसने विमान की नियति को हमेशा के लिए निर्धारित कर दिया। पारंपरिक पंख के बजाय कॉनकॉर्ड को एक पतला डेल्टा विंग मिला। ये सुपरसोनिक गति पर स्थिरता और लिफ्ट प्रदान करता था, जिससे लाइनर किसी भी यात्री विमान से तेज और ऊंचा उड़ सकता था। कॉनकॉर्ड की फर्म एंड स्टाइल उसकी मूवेबल नोज है। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान इसे नीचे किया जाता था ताकि पायलटों को रनवे दिखाई दे, और उड़ान के दौरान नोज को ऊपर उठा दिया जाता था, जिससे एरोडायनामिक्स में सुधार होता था, जो सुपरसोनिक स्पीड हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। रोल्स रॉयस स्नेकमा ओलंपस 593 इंजन यात्री विमानन के इतिहास में सबसे शक्तिशाली टर्बोजेट इंजनों में से एक, प्रत्येक आफ्टरबर्न के साथ 17.5 टन तक की थ्रस्ट विकसित करता था। इनकी डिज़ाइन उन्हें सुपरसोनिक गति पर घंटों काम करने की अनुमति देती थी, जो किसी भी साधारण एयरलाइनर के लिए असंभव था। बस सोचिए, ये प्रति सेकंड 7 से 15 लीटर ईंधन खपत करते थे। 2 मैक की गति से उड़ान भरने पर विमान की सतह का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता था। एल्यूमिनियम फैलता था और धड़ 25 सेंटीमीटर तक लंबा हो जाता था। कॉकपिट में एक विशेष सेंसर भी लगा था जो बाहरी आवरण का तापमान दिखाता था। कॉनकॉर्ड उन पहले लाइनरों में से एक बन गया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल सिस्टम और उन तत्वों का इस्तेमाल किया गया था जिसे बाद में फ्लाई बाय वायर नाम दिया गया। 1970 के दशक के लिए यह लगभग विज्ञान कथा जैसा था। ये सच में इंजीनियरिंग कला का एक शाहकार और दुनिया के सबसे तेज विमानों में से एक था, लेकिन ये उस त्रासदी को टालने में मदद नहीं कर पाया जिसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता था। समय 16:30। एयर फ्रांस उड़ान 4590 का चालक दल उड़ान की तैयारी पूरी कर रहा है। विमान चालक दल कैप्टन क्रिश्चियन मार्टी, आयु 54 वर्ष, कुल उड़ान समय 13,477 घंटे, जिनमें से कॉनकॉर्ड पर 317 घंटे। सह पायलट जीन मार्को, आयु 50 वर्ष, कुल उड़ान समय 10,035 घंटे, जिनमें से कॉनकॉर्ड पर 2,698 घंटे। विमान इंजीनियर गिल्स जार्डिनो, आयु 58 वर्ष, कुल उड़ान समय 12,532 घंटे, जिनमें से कॉनकॉर्ड पर 937 घंटे। उन सभी के पास उड़ान का व्यापक अनुभव था और खास तौर पर कॉनकॉर्ड पर उड़ान का अनुभव था। उस दिन पेरिस क्षेत्र में मौसम की स्थितियां उड़ान के लिए अनुकूल थीं। दृश्यता 10 किलोमीटर से अधिक थी। बादल छाए हुए, कमजोर, हवा परिवर्तनशील, लगभग 4 मीटर प्रति सेकंड। वायु का तापमान +31 डिग्री सेल्सियस था। एक गर्मी का दिन था, लेकिन कॉनकॉर्ड के उड़ान भरने के लिए ऐसे मापदंड सामान्य सीमा के भीतर थे। चालक दल को टैक्सी करने की अनुमति मिलती है। सफेद लाइनर रनवे 26R की ओर बढ़ना शुरू करता है। एयर ट्रैफिक नियंत्रक हर चरण पर ध्यान से नजर रखते हैं। सुपरसोनिक लाइनर का उड़ान भरना हवाई अड्डे की समय सारणी में हमेशा एक घटना होती है। उन्हीं में से उस दिन गिल्स लॉजलिन भी थे, डिपार्चर कंट्रोलर। वो आने वाले कुछ मिनटों में फ्लाइट 4590 को संभालेंगे और उन पहले लोगों में से एक होंगे जिन्होंने देखा कि विमान के साथ कुछ गलत हो रहा है। वो रनवे 26R जिससे कॉनकॉर्ड उड़ान भरता था, यूरोप की सबसे लंबी रनवे में से एक है। इसकी लंबाई 4 किलोमीटर से अधिक है। लगभग सभी सुपरसोनिक लाइनर के उड़ान यहीं से संचालित किए गए थे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना जरूरी है, जो इस विमान के सबसे कमजोर हिस्से से संबंधित थी। कॉनकॉर्ड की टेक ऑफ गति सामान्य यात्री लाइनरों की तुलना में लगभग 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक थी। इसका मतलब था कि लाइनर के पहियों पर अत्यधिक भार पड़ रहा था।
कॉनकॉर्ड के टायर की सिर्फ 1 ग्राम रबर, जो 350 से 380 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ती है, 200 ग्राम के हथौड़े के प्रहार के बराबर ऊर्जा रखती है, जो 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिरता है। ये विशेषता, जो लंबे वर्षों तक सिर्फ एक तकनीकी विवरण लगती थी, इस त्रासदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कॉनकॉर्ड रनवे पर उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है। एयर फ्रांस 4590 टेक ऑफ अनुमत है। रनवे 26 राइट, विंड 908 नॉट्स। 40-5-90 निकलते हैं उड़ान भरने के लिए 726 दाएं। 4 टर्बोजेट इंजन रोल्स रॉयस टेक ऑफ मोड में लाए जाते हैं। कॉकपिट के बाहर शोर का स्तर 119 डेसिबल तक पहुंचता है, अधिकांश सैन्य लड़ाकू विमानों से अधिक तेज। विमान टेक ऑफ रोल शुरू करता है। कॉनकॉर्ड का त्वरण प्रभावशाली था। पहले से ही कुछ सेकंडों के बाद गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचती है, 150-200 किलोमीटर प्रति घंटा। निर्णायक क्षण गति V1 कॉनकॉर्ड के लिए लगभग 280 किलोमीटर प्रति घंटा थी, गति जिसके बाद उड़ान रोकी नहीं जा सकती। उस क्षण सब कुछ सामान्य दिख रहा था। कॉनकॉर्ड कंक्रीट रनवे पर गति बढ़ाता रहा। उसकी नोज ने हल्के से ऊपर उठना शुरू किया, ऑफ लिफ्ट की तैयारी करते हुए। कॉनकॉर्ड 40-5-90, आपके पीछे आग, आपके पीछे आग। इंजन नंबर 2 फेलियर, बंद करो इंजन नंबर 2। इंजन अग्निशमन प्रक्रिया। वेग 40-5-90, आपके पीछे जोरदार आग। शासी नहीं हटते। अपने विवेक से कार्य करें, आपको वापसी की प्राथमिकता है। मैंने उसे बंद किया। वेग वेग वेग। ये बुर्जे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सोलह बज के 44 मिनट पर कॉनकॉर्ड ने गौनेज शहर के पास शार्ल्स टे गॉल हवाई अड्डे से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर दुर्घटना का सामना किया। प्रहार होटलिसिमो होटल पर हुआ, जो ला पात दुआ यातायात चौराहे के पास स्थित है। विस्फोट और आग इतने तीव्र थे कि इमारत आंशिक रूप से ढह गई। बोर्ड पर सभी 109 व्यक्ति तुरंत मारे गए। जमीन पर 4 व्यक्ति मारे गए, 3 होटल अतिथि और 1 होटल कर्मचारी। 6 व्यक्तियों को गंभीर जलने मिले। अग्निशमन दल तुरंत पहुंचे, लेकिन बचने का मौका ऐसे गिरावट पर नहीं था। जांच 1 साल से अधिक चली। BEA के विशेषज्ञों ने कदम दर कदम घटनाओं की श्रृंखला बहाल की। दोषी एक छोटा धातु टुकड़ा निकला, मात्र 43 सेंटीमीटर लंबा। ये टाइटेनियम पट्टी DC-10 इंजन से कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस का गिर गई, जो कॉनकॉर्ड से पहले उड़ान भर रहा था। धातु का टुकड़ा उड़ान पट्टी पर पड़ा रह गया। जब कॉनकॉर्ड ने लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक त्वरण किया, बाएं मुख्य स्ट्रट का पहिया धातु पर चढ़ गया। कॉनकॉर्ड के टायरों में दबाव बहुत अधिक था, लगभग 290 पाउंड प्रति वर्ग इंच, किसी भी यात्री लाइनर से अधिक। विस्फोट तुरंत हुआ। बड़ा टायर टुकड़ा लगभग 4.5 से 5 किलोग्राम वजन ने आवरण को लगभग 140 मीटर प्रति सेकंड अनुमानित गति से मारा। प्रहार की ऊर्जा जबरदस्त थी। टुकड़ा पंख की निचली सतह पर टकराया, ईंधन टैंक नंबर 5 के क्षेत्र में। बने छेद से उच्च दबाव पर मिट्टी का तेल का प्रवाह फूट निकला। ईंधन तुरंत जल उठा, विशाल लौ का बड़ा मशाल में बदल गया। आग ने पंख को घेर लिया। इंजन नंबर 2 बंद हुआ और जल्द ही इंजन नंबर 1 शक्ति खोने लगा। अतिरिक्त समस्या, लैंडिंग गियर बन गई। बाईं स्ट्रट क्षतिग्रस्त थी, शटर अटक गया और लैंडिंग गियर उठाना संभव नहीं था। जारी किए गए लैंडिंग गियर एक विशाल सेल प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करते थे, प्रभावी ढंग से गति बढ़ाने की अनुमति नहीं देते। कॉनकॉर्ड मुश्किल से लगभग 60 मीटर ऊपर उठा और लगभग 1 मिनट तक हवा में रहा, अंतिम रूप से नियंत्रण खोने से पहले। दुर्घटना के बाद कई लोगों ने सवाल पूछा कि पायलटों ने उड़ान भरना बंद क्यों नहीं किया जब लौ भड़क उठी। पहला, रनवे व्यावहारिक रूप से समाप्त हो गई और उसके पीछे इमारतें स्थित थीं।
दूसरा, रनवे से दूसरे हवाई अड्डे तक दूरी जिस पर चालक दल के सदस्यों ने उतरने की योजना बनाई, कुल मिलाकर कुछ किलोमीटर। इन फुटेज को देखते हुए आप स्वयं टिप्पणियों में लिख सकते हैं कि आपने कौन सा निर्णय लिया होता, उड़ान भरना या आपातकालीन ब्रेकिंग शुरू करना। कमांडर ने सही निर्णय लिया, उड़ान भरना जारी रखा। चालक दल ने स्पष्ट रूप से प्रक्रियाओं का पालन किया, इंजन रोका, अग्निशमन सक्रिय किया, लैंडिंग गियर हटाने का प्रयास किया और कम से कम ले बुर्जे हवाई क्षेत्र तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन क्षति क्रिटिकल थी। बाएं इंजनों में थ्रस्ट की हानि, जारी लैंडिंग गियर और आग ने स्थिति को बिना किसी विकल्प की बना दिया। बीईए जोर देता है कि चालक दल का दोष बाहर रखा गया। उनके कार्य पेशेवर, अनुक्रमिक थे और पूरी तरह से नियमों के अनुरूप थे। दुर्घटना ने तकनीकी और बाहरी कारकों को पूर्व निर्धारित किया। क्रैश के बाद बहुत राय थी कि ऐसी आपदा से कैसे बचा जा सकता था। रनवे को कुछ और किलोमीटर तक बढ़ाने के सुझाव सुनाई दिए। EMAS, रनवे के बाहर इंजीनियरिंग क्षेत्र, जो बाहर निकलने पर विमान को सुरक्षित रूप से रोकने में सक्षम है, को हर जगह स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया। यहां तक कि विमानों को आपातकालीन पैराशूट प्रणालियों से लैस करने के प्रस्ताव भी सुनाई दिए। वैसे कॉनकॉर्ड पर यह प्रणाली पहले परीक्षणों के दौरान स्थापित की गई थी। नागरिक विमानों पर ऐसी प्रणालियों का उपयोग किया गया था, दरअसल विमान को सामान्य रूप से रोकने के लिए। हम अधिक कहेंगे, पैराशूट सिस्टम विभिन्न उड़ान दुर्घटनाओं के दौरान आपातकालीन लैंडिंग के लिए भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, ये विमान मॉडल सिरस विजन जेट एक विशाल पैराशूट से सुसज्जित है, जिसे यात्रियों द्वारा केबिन से सक्रिय किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप विमान पैराशूट सिस्टम पर उतरता है। अत्यंत असामान्य इंजीनियरिंग समाधान। वैसे इस मॉडल के लिए कतार 5 साल आगे के लिए बन गई है। 2 से 4 मिलियन डॉलर की लागत के बावजूद उड़ने से डरने वालों के लिए एक खोज। ईमानदारी से कहें तो ये सुनिश्चित करने के लिए जांचना कि क्या ये इंजीनियरिंग समाधान मदद करते या नहीं, हम नहीं कर सकते। लेकिन हम AI प्रौद्योगिकियों के युग में रहते हैं और इस दुर्घटना के मॉडलिंग में विभिन्न न्यूरल नेटवर्क के साथ इंजीनियरिंग सुधारों जैसे कि EMAS स्थापना, रनवे विस्तार, आपातकालीन पैराशूट ब्रेकिंग सिस्टम से पुनः सुसज्जित करने में हमें मोटे तौर पर समान परिणाम मिले कि नई मापदंडों के साथ आपातकालीन रोक पर यात्रियों और चालक दल का संभावित उत्तरजीविता 85% से 90% थी। आप इससे सहमत है या नहीं, टिप्पणियों में लिखें। कॉनकॉर्ड दुर्घटना सुपरसोनिक एयरलाइनर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। कॉनकॉर्ड को वापस सेवा में लाने के लिए इंजीनियरों ने कई परिवर्तन किए। पहला, ईंधन टैंकों को केवलार अस्तरों से मजबूत किया, जो प्रहार ऊर्जा को अवशोषित करने और छिद्र को रोकने में सक्षम है। दूसरा, नए अत्यधिक मजबूत मिशेलिन टायर विकसित किए गए, अत्यधिक भार पर टूटने के प्रति स्थिर। तीसरा, वायरिंग और हाइड्रोलिक्स मजबूत किए, आग की पुनरावृत्ति को बाहर करने के लिए। एयर फ्रांस उड़ान 4590 दुर्घटना कॉनकॉर्ड संचालन के इतिहास में घातक परिणाम वाला एकमात्र हादसा बन गई। कॉनकॉर्ड 2001 में संशोधन करने के बाद उड़ानों में वापस आया, हालांकि यात्री मांग तेजी से गिर गई और परिचालन लागत बढ़ गई। 2003 में एयर फ्रांस और ब्रिटिश एयरवेज ने आधिकारिक तौर पर विमान को सेवा से हटा दिया, सुपरसोनिक यात्री परिवहन युग को समाप्त कर दिया। निष्कर्ष निकालते हुए हम एक विचार साझा करना चाहते हैं। तकनीकी प्रगति आगे बढ़ रही है, नए क्षितिज जीते जा रहे हैं, कारें तेज होती जा रही हैं, कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं और कॉनकॉर्ड के साथ मामले में 10 साल बाद भी लगभग ऐसा बोलेंगे। ऐसे समय थे जब लोग ध्वनि की गति से कई गुना तेज उड़ते थे। ये बहुत पहले की बात थी और शायद फिर कभी दोहराया नहीं जाएगा।